वर्तमान समय की कुंजी इतिहास में छिपा होता है। अगर वर्तमान को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा तो इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि प्री और मेंस दोनों में काम दे। ठीक है, आप अगर लेक्चर देखेंगे 5 मिनट, मेरे कहने पे अगर 2 से 3 मिनट देख करके एक बार देखिए कि इसमें कितनी डीपली चीज़ें डिस्कस की गई है प्री कम मेंस दोनों की दृष्टि से। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण और उनके आगमन की वजह से क्या-क्या भारत पर प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पे, सामाजिक व्यवस्था पे और अन्य भारत के आधुनिकीकरण में उनका क्या योगदान था, इस तरह के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें डच कंपनी के इतिहास और उनके भारत के आगमन से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए। डच कंपनी देखिए, ये कहना क्या चाहता है कि डच कंपनी, ठीक है, उसके आगमन वर्ष और उसके भारत में आने का क्रम वगैरह इसमें हम लोग देखेंगे। करके भारत आने वाली, ठीक है, ये पहली सरकारी कंपनी थी। इस बात को याद रखिएगा, भारत आने वाली पहली सरकारी कंपनी थी। संयुक्त पूंजी लगाए थे ये लोग। ठीक है, जो आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये 2 तरह से भारत में आता है। ठीक है, इनकी जो पहला अभियान होता है फर्स्ट, ठीक है, इनका पूरा 6 अभियान होता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरा 6 अभियान होता है। शुरू का जो 3 अभियान था इनका, ठीक है, वो सरकारी था, सॉरी निजी था। फिर बाद में जो इनका 3 अभियान होता है वो सरकारी हो जाता है। मतलब 1498 सॉरी 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा आया जाता है, वो निजी अभियान था। फिर 1500 से लेकर के 1502 के आसपास आता है, वो भी इनका निजी था। ठीक है, एक बार और 1503 में आते हैं, इनका ये भी निजी था। मतलब पुर्तगालियों के द्वारा भारत में 3 निजी और 3 सरकारी। 1503 के बाद, ठीक है, जब प्रथम वहाँ पे गवर्नर वगैरह सरकार भेज करके बना करके भेजना चालू कर देती है, तो फिर उनका सरकारी अभियान चालू हो जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो सरकारी अभियान प्रारंभ होता है वो आपका डचों का था। ठीक है, इसके पहले देखिएगा पुर्तगालियों का जो प्रथम अभियान था निजी था। प्रथम 3 अभियान इनका निजी था, उसके बाद से सरकारी हो जाता है। मतलब सरकार उसमें समर्थन करने लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संयुक्त पूंजी मतलब सरकारी सहयोग से भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली जो पहली विदेशी कंपनी कौन सा था, तो वो आपको लगाना होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये संयुक्त पूंजी के माध्यम से भारत में आए थे। आइए करके वर्ष 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेरिंगे, ठीक है, ओस्ट इंडिगो कंपनी, इसको ध्यान दीजिएगा, बेरिंगे ओस्ट इंडियन कंपनी के नाम से किया गया था। ठीक है, किस नाम से? बेरिंगे ओस्ट इंडियन कंपनी के नाम से किया गया था। डच संसद के द्वारा की गई थी। मतलब डच जो संसद थी वहाँ की, इसने सबसे पहले इसकी स्थापना करते इस कंपनी की। ठीक है, अरे कि जब डच कंपनी की स्थापना की गई तब उसकी जो कुल पूंजी मात्र 65 लाख गिल्डर था। ठीक है, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उनकी कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर था। भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली कंपनियों में सबसे पहली कंपनी जो की पुर्तगाली कंपनी थी, और उनका पहला, दूसरा और तीसरा जो 3 अभियान था, ठीक है, वो उनका निजी था। उसके बाद से जो भी अभियान करते हैं वो सरकारी अभियान हो जाता है। भारत में आने वाले सबसे पहले, ठीक है, मतलब आते-आते पहले ही प्रथम बार ही अगर पूछेगा कि सबसे पहले निजी तौर पे भारत में व्यापार करने के लिए कौन कंपनी आती है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सरकारी तौर पे सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन कंपनी आती है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब वहाँ के संसद से मंजूरी मिला हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच कंपनी यूरोप के देशों में, ठीक है, नीदरलैंड, हालैंड की कंपनी थी। ठीक है, मतलब नीदरलैंड, जिसको पहले हालैंड कहते थे, इस नाम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीदरलैंड के बारे में फैक्ट अभी याद रखिएगा। अभी हाल ही में नीदरलैंड में जो है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, ठीक है, नीदरलैंड में विश्व मतलब वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन नीदरलैंड में भी किया गया है हाल ही में। करके इसकी स्थापना BICE, ठीक है, BIC के बाद की गई थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था उसका स्थापना तो पहले हो गया था, लेकिन भारत में उनका प्रवेश बाद में होता है। पहले पुर्तगाली, फिर डच आते हैं। ठीक है, फिर अंग्रेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद से फ्रांसीसी आती है, फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन यह ब्रिटिश कंपनी से पहले ही भारत में अपना व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में भारत में कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम, कहीं मछलीपट्टनम, कहीं मुसलीपट्टनम में स्थापित करती थी। कर इस व्यापारिक कोठी को स्थापना डच सेना नायक वादेर हेम के द्वारा, ठीक है, वादेर हेग
हेग है, सॉरी, बादेर हेग ने की थी। मतलब डचों की प्रथम कोठी 1605 में मुस्लिम में बादेर हेग के द्वारा। डच कंपनी का भारत में कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं खोला गया था। इन्होंने केवल विश्व में 2 मुख्यालय, ठीक है, इन्होंने विश्व में केवल 2 मुख्यालय खोले थे। पहला जो है कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, मतलब अपने यहाँ ही एक इनका मुख्यालय था, और दूसरा इनका था जो जाकार्ता, ठीक है, बटाविया जाकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया में, मतलब एक जाकार्ता में था और उसमें बटाविया उसका नाम था। ठीक है, डचों ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर जाकार्ता को जीत करके इसका नाम, ठीक है, खटाविया या बटाविया, ठीक है, कहीं खटाविया लिखता कहीं बटाविया लिखता, आप खटाविया इधर रखे, ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया, खटाविया कर दिया। मतलब जैसे जकार्ता को देखिए, जो भी अंग्रेज वगैरह भारत में भी आते थे तो ये अपनी सुविधा के अनुसार, चूँकि उनको प्रोनाउंसिएशन करने में यहाँ के जो वर्ड है दिक्कत होता है, यहाँ के जो लोग हैं उनको अंग्रेजी के वर्ड या जो विदेशी वर्ड है उनको प्रोनाउंसिएट, जिस लैंग्वेज को आप नहीं जानते हैं उस लैंग्वेज के शब्दों को प्रोनाउंसिएट करने के लिए आपका जो जीभ होता है अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल महसूस नहीं करता है, तो इसीलिए जकार्ता इनको कहने में दिक्कत होता था और उसका नाम बदल दिए थे सब। ठीक है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, कंपनी को भारत में नियंत्रित या संचालित करने के लिए डच संसद के द्वारा एक 17 सदस्यों का बोर्ड बनाया गया था और इसमें 17 जेंटलमैन कहते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 17 जेंटलमैन किस कंपनी से संबंधित था, तो आप क्या बताएंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 17 जेंटलमैन थे। करके डचों ने अपनी दूसरी व्यापारी कारखाना आंध्र प्रदेश के निजामपत्तनम, ठीक है, निजामपत्तनम नागपत्तनम, कहीं निजामपत्तनम देखिएगा, कहीं का नागपत्तनम देखा, में स्थापित किए थे। पहला मछलीपत्तनम में, दूसरा निजामपत्तनम में। डचों ने पुलिकट यानी आंध्र प्रदेश का तट में भी अपना एक कारखाना स्थापित किया। कारखाना कहने का मतलब एक ऐसा वेयर हाउस बनाते थे ये लोग, जहाँ पर विभिन्न तरह के वस्तुओं को खरीद करके, मतलब मसाले हो गया, सूती वस्त्र हो गया, या अन्य वस्तुओं को खरीद करके ला करके उस वेयर हाउस में इकट्ठा करते थे। ठीक है, हफ्तों तक महीनों तक लाकर इकट्ठा करते थे। जब अब हो जाता था इनको कि हाँ अब मेरे जहाज़ पे लादे भर का पूरा पर्याप्त सामान हो गया, अब फिर वहाँ से लेकर के लाद करके अपने यहाँ यूरोप लेकर के जाते थे और वहाँ पे व्यापार करते थे इसका। ठीक है, मतलब कारखाना कहने का मतलब एक तरह से वेयर हाउस, आप गोदाम समझ लीजिए साधारण सी भाषा में, जहाँ पे लोग रहने होने का भी इनका पूरा वहाँ पे आवास वगैरह भी होता था। यहीं से डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढाला था। ठीक है, देखिए पैगोडा और हुड, ठीक है, जो बहमनी साम्राज्य था, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य था, ये दोनों में प्रचलित सिक्के थे, पैगोडा और हुड। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में इनका पुलिकट के तट पर डच अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कारखाना, वहाँ पे भी इन्होंने पैगोडा नाम का एक स्वर्ण सिक्का चलाते हैं। ठीक है, डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में तीसरा कारखाना स्थापित करते हैं। ठीक है, पहला मछलीपत्तनम, दूसरा निजामपत्तनम, तीसरा आपका सूरत में 1616 में पहला इनका कब स्थापित होता है, 1605 ईस्वी में इनका पहला कारखाना स्थापित होता है। ठीक है, करके डचों ने पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम अपना एक कारखाना, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अपना सर्वप्रथम अपना एक कारखाना पिपली में स्थापित किया था। ठीक है, पिपली में स्थापित किए थे लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। 1653 ईस्वी में, सॉरी 1627 में स्थापित किए थे। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में इनका, भारत में पहला कारखाना नहीं, भारत में तो पहला 1605 ईस्वी में था मछलीपत्तनम में। पश्चिम बंगाल में प्रथम का जो कारखाना इनका था पिपली में 1627 ईस्वी में। ठीक है, इसी पे बेस एक पिपली लाइफ मूवी है, देखेंगे, मतलब इस पे बेस नहीं, कुछ इस तरह का इसमें है, व्यापार वगैरह को दर्शाया गया है इसमें, जो दासों का व्यापार वगैरह उसमें होता था, उससे रिलेटेड कुछ था ये। 1653 ईस्वी में बंगाल में चिनसूरा में, 1653 में, ठीक है, 1653 में बंगाल के चिनसूरा में अपना कारखाना बनाते हैं। और इस कारखाने को जब डचों ने, ठीक है, चार दीवारी से, ठीक है, जब 1653 में ये चिनसूरा में अपनी कारखाने बनाते इसको चार दीवारी से घेरा, ठीक है, तब से ही उस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। मतलब चिनसूरा में इनकी जो फैक्ट्री थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डचों की जो चिनसूरा में फैक्ट्री थी उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गुस्ताव के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, मतलब सुरक्षा के लिए इसको चारों तरफ से किलेबंदी कर दिए थे। भारत में डचों की पहली किलेबंदी कोठी थी, कौन सा, चिनसूरा। ठीक है,
आपसे पूछ सकता है भारत में डचों की जो पहली किलेबंदी कौन सा कारखाना था, तो आपका हो जाएगा चिनसूरा। करके डचों ने भड़ौच यानी भरूच, ठीक है, भड़ौच या भरूच पश्चिमी तट, आगरा, पाटना में भी अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। ठीक है, डचों का आगरा में मतलब भड़ौच या गुजरात वाले, आगरा उत्तर प्रदेश, पटना बिहार में 1632 ईस्वी है। ठीक है, ये 1632 ईस्वी है, 82 नहीं, 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने भारत में सर्वप्रथम मसाले की व्यापार को वरीयता दी थी। ठीक है, डच जो है तो भारत में मसाले के व्यापार को सबसे ज़्यादा वरीयता देते थे, लेकिन बाद में ये वस्त्र के व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। वेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। ठीक है, वेदरा बंगाल में स्थित एक जगह है। यह युद्ध डचों और अंग्रेजों के मध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे डचों की पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है और भारत में इनकी जो साम्राज्य था, इनका साम्राज्य विस्तार की नीति वगैरह जो भी था वो समाप्त हो जाता है। इसी में डचों को पराजय झेलना पड़ता है और भारतीय व्यापार से बाहर हो जाते हैं। ठीक, अब जब डच यहाँ से भारत के व्यापार से बाहर हो जाते हैं तो अभी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। ठीक है, कुछ क्षेत्र इनको व्यापार करने के लिए मिलता है, अब वहाँ पे जाकर के व्यापार करना प्रारंभ करते हैं इंडोनेशिया में। आइए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा उदार नहीं था भारत में, ठीक, तो इसलिए छोटा था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास देख लीजिए। ठीक है, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कह रहा है कि सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन के जो प्रसिद्ध व्यापारी लॉर्ड मेयर थे, इनका नाम पूछा गया। ठीक है, जो लॉर्ड मेयर थे ने ही लंदन में, ठीक है, लंदन में व्यापारियों के साथ एक सभा का आयोजन करता है। ठीक है, क्या नाम था, लॉर्ड मेयर थे, व्यापारियों के साथ एक सभा का आयोजन करते हैं। ये देखिए सब की सब लाइन उसमें भी है। आप ये मतलब ये नोट्स है ना, एस के पांडे घटना चक्र, ठीक है, और सारे जो किताब होते हैं विशेष करके जो एस के पांडे परीक्षा पांडे, इन दोनों से निचोड़ लेकर के बनाया गया है। ये लाइन देखेंगे तो एस के पांडे में भी है। ठीक है, आपका इसमें भी मिल जाएगा, परीक्षा पांडे में भी। इस सभा में, ठीक है, लगभग 80 व्यापारियों ने भाग लिया था। इस सभा में 80 व्यापारियों ने भाग लेने के लिए आए थे और इस समय भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की गई थी। ठीक है, जो 80 व्यापारी थे, लॉर्ड मेयर ने सितंबर 1599 में एक सभा बुलाते हैं और 80 व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए राजी होते हैं। ठीक है, इसका मूल नाम, जो कंपनी का मूल नाम था, द गवर्नर एंड द कंपनी। ठीक है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया। ठीक है, देखिए इसका मूल नाम इतना बड़ा था। ठीक है, क्या नाम था, द गवर्नर एंड द, ठीक है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडियाज। ठीक है, ये इतना बड़ा इस कंपनी का नाम था। कंपनी का जो प्रशासनिक ढांचा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्रियाविधियों को यानी प्रशासनिक गतिविधियों को भारत में संचालित करने के लिए, ठीक है, 2 प्रशासनिक संस्थाएं बनाई थी। ठीक है, मतलब भारत में कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से 2 संस्थाएं बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, और उनका मुख्यालय भारत में नहीं बल्कि लंदन में स्थापित किया गया था। मतलब वो जो कंपनी व्यापार करने के लिए भारत की तरफ या ईस्ट एशिया की तरफ आती है और उसका पूरी तरह से कंट्रोल लंदन से ही किया जाता है। ठीक है, जो 2 इनकी संस्थाएं थी, एक राजनीतिक मैटर देखती थी और एक जो कि व्यापारिक मैटर देखती थी। एक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। कर की स्वत्वाधारी मंडल, ठीक है, मतलब कोड ऑफ द प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, कोड ऑफ द प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, स्वत्वधारी मंडल देखिए, जो इसमें शेयरधारी के थे उनके बारे में चर्चा होगा। करके यहाँ पे कंपनी के मालिकों अर्थात शेयर धारकों की संख्या थी। ठीक है, ये शेयर धारकों की संख्या थी। ये वे लोग भी मतदान के दौरान निदेशक मंडल में सदस्यों की नियुक्ति के लिए वेट करते थे। ठीक है, वोट करते थे, मतलब सदस्यों की नियुक्ति के लिए वोट करते थे मतदान प्रणाली में। और उन्हें मतदान करने का अधिकार तभी मिलता था जब इनका कंपनी में 500 पाउंड का शेयर होता था। ठीक है, जब कंपनी में 500 पाउंड का ये लोग शेयर धारण कर लेते थे तब इनको, जो कंपनी के अधिकारी वगैरह होते थे, उनकी नियुक्ति करने के लिए इनको अधिकार मिलता था। निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ द जो डायरेक्टर था, ठीक है, निदेशक मंडल था ये। करिए एक संस्थान
कार्यकारी संस्थान थी, ठीक है। ये 1784 का एक्ट था ना, उसी में इसको बनाया गया था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, 1784 का, ठीक। आगे पढ़ेंगे डिटेल तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अभी तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए। यह संस्थान एक कार्यकारी संस्थान थी। इसमें कुल जो है कि 24 सदस्य होते थे। किसमें? आपका निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर में, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। इसमें जो सदस्य नियुक्त किया जाता था, कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। इस सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बना लेते थे, और अध्यक्ष ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो छोटे छोटे अधिकारियों, जैसे कि क्लर्क हो गया, राइटर्स हो गए, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, मतलब जो इनका निदेशक वगैरह थे, नियुक्ति करते थे। मतलब इनका जो स्टाफ वगैरह नियुक्ति था, ये मंडल ही नियुक्ति करता था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल करके और सारे सदस्य करके। इनके सदस्यों की नियुक्ति 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने लगा। इसके पहले प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होता था, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे इनके द्वारा किया जाता था। बाद में 1923 ईस्वी में, ठीक है, नाम बदल के आईएएस, ठीक है, आईएएस नहीं, ये जो नाम बदला था ये आईसीएस था, ठीक है, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस था। आज सबसे पहले प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये 1923 में पहला एग्जाम किया जाता है, मतलब पहले यहाँ पे होता है। और 1926 में जो कि लोक सेवा आयोग का गठन भी हो जाता है यहाँ। कंपनी का भारत में व्यापारिक विकास कैसे होता है कि वर्ष 1599 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जॉन मिडल्टन हॉल सूरत आता है, ठीक है। अब देखिए, अब इनको व्यापारिक गतिविधि बढ़ाने के लिए जब कंपनी का स्थापना 1599 सितंबर 1599 में 80 सदस्य मिल करके कर देते हैं, तो एक जॉन मिडल्टन नाम का एक व्यक्ति सूरत आता है जहांगीर से मिलने के लिए करके। कैप्टन हॉकिंस की भारत यात्रा 1608 ईस्वी में, ठीक है। पहले हॉकिंस को देखिए, मिडल्टन आया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा होता है 1608 ईस्वी में। देखिए, ये सफल इसलिए मिडल्टन नहीं हो पाया था ना कि इसका जो है कि भारत में डचों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किया जाता था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो डचों ने पूरा इसका प्रतिरोध किया। कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आता है, ठीक है। अब उसे व्यापारी बन करके आया था तो कोई यहाँ पे उसको तवज्जो नहीं दिया। अब राजा का फरमान लेकर के राजा का प्रतिनिधित्व बन करके आता है, तब यहाँ पर जो राजसी दरबार था, यहाँ पे जो राजा था उस समय जहांगीर, वो इसको भाव देता है। 1505 से लेकर के 1605 से लेकर के 1627 तक ये यहाँ पे था। यह जेम्स प्रथम का अकबर के नाम से लेकर के चला था, ठीक है। मतलब ये जेम्स प्रथम जो था अकबर के नाम से एक पत्र लेकर के चला था, लेकिन जहांगीर के पत्र सौंपता है, क्योंकि अकबर 1600, ठीक है, अकबर जो है कि 1605 ईस्वी में चटक जाता है, ठीक है। जब 1605 ईस्वी में अकबर मरता है तो इसका पुत्र जहांगीर गद्दी पे बैठता है। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेकर के 27 ईस्वी तक था, ठीक है। जब वहाँ से चला था तो अकबर के नाम से लेकर के लेटर चला था, लेकिन अकबर तो मिला नहीं, वो तो कहीं कब्र में दफन था। अब ये लेटर इसको जहांगीर को देना पड़ गया करके। हेक्टर नामक जहाज से वो भारत आया था, ठीक है। अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच और कई अन्य भाषा, उर्दू, ठीक है। अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच और उर्दू बोलता था ये, ठीक है। कौन कौन सा भाषा एक बार सुन लीजिए। अरबी बोलता था, ठीक है, अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच और उर्दू भाषा बोलता था, ठीक है। जो फारसी भाषा है, फारसी की भारत में अभी तक जो क्लासिकल भाषा था उसमें फारसी को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन जो 8वें भाषा के रूप में क्लासिकल, ठीक है, 8वीं भारत की जो क्लासिकल भाषा थी, अब वो फारसी को अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, ठीक है। फारसी को याद रखिएगा, पूछेगा कि हाल ही में सबसे पहले हाल ही में किस भाषा को क्लासिकल भाषा के रूप में भारत सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया, तो वो फारसी है। फारसी कहाँ पे बोला जाता है? ईरान में। भारत और ईरान के बीच जो कि संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए फारसी भाषा को हमने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है अपने यहाँ, ठीक है। आज सबसे पहले पूछेगा कि किस भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, तो उसमें आपका हो जाएगा तमिल। तमिल तो था, हाँ, तमिल पहला था, ठीक है, तमिल पहला है। संस्कृत उसके बाद से दूसरा हो जाता है। जहांगीर ने
इसे जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किया, ठीक है। और फिरंगी खां यानी अंग्रेज़ खां या इंग्लिश खां, ठीक है। फिरंगी खां, इंग्लिश खां, अंग्रेज़ खां इसकी उपाधि देता है। क्या-क्या कहता है? 400 का मनसब देता है, फिरंगी खां, इंग्लिश खां और अंग्रेज़ खां की उपाधि प्रदान करता है। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर ने 1608 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का आदेश जारी करता है। किसको? आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। जेम्स प्रथम के माध्यम से करके यह कारखाना अंग्रेज़ों का पहला अस्थायी कारखाना था, ठीक है। यह कारखाना अंग्रेज़ों का पहला अस्थायी कारखाना था और 1613 ईस्वी में सूरत में ही एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। 1608 में स्थापित किए थे और अस्थायी था, ठीक है। पुर्तगाली इनका बड़ा प्रतिरोध करते थे व्यापार को, भाई उनको जलन था। 1611 ईस्वी जो उपलब्धि थी, ठीक है, 1611 की उपलब्धि है, ठीक है। तथा ठीक है, देखिए करके 1611 में अंग्रेज कमांडर जॉन्स मिडल्टन, ठीक, जॉन मिडल्टन तथा आर्म्स वेस्ट, ठीक है, आर्म्स वेस्ट इसका नाम है, ठीक है। जॉन मिडल्टन और आर्म्स वेस्ट ने, ठीक है, गुजरात के स्वाली नामक एक समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब देखिए पुर्तगालियों का दबदबा यहीं से कम होने लगता है जब 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी कारखाने स्थापित की, तो वो अस्थायी था। अस्थायी इसलिए था कि पुर्तगालियों को विरोध की वजह से अब 1611 में जॉन्स मिडल्टन और थॉमस वेस्ट, ठीक है, थॉमस वेस्ट इसका नाम है, थॉमस वेस्ट ने गुजरात में स्वाली नामक एक समुद्र तट पर क्या कि पुर्तगालियों को पराजित करते हैं, ठीक है। उनके कुछ जहाज़ों को छीन करके, ठीक है, छीन करके डुबो दिया है, ठीक है, जहांगीर को दे दिया, ठीक है। उनके कुछ जहाज़ों को छीना और जहांगीर को दे दिया, ठीक है। फलतः जहांगीर को अंग्रेज़ों को, ठीक है, अंग्रेज़ों को 1611 ईस्वी में, ठीक है, 1611 से में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करने का आदेश दे दिया, ठीक है। देखिए अब जहांगीर करता क्या है कि अब इनसे खुश होता है। स्वाली का युद्ध 1611 में होता है, मिडल्टन और थॉमस वेस्ट, ठीक है, ये पुर्तगालियों को हराते हैं, कुछ उनके जहाज़ छीन लेते हैं और उन जहाज़ों को ये जहांगीर को देते हैं। जहांगीर खुश होता है और 1611 में कहता है कि मछलीपट्टनम में तुम लोग कारखाना स्थापित करो। और मछलीपट्टनम में इनका ही अस्थायी कारखाना था। सूरत में जो 1608 में था वो अस्थायी था। आइए आगे बढ़िए। 1615 की जो उपलब्धि है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इस समय कंपनी का जो प्रतिनिधित्व जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रू भारत आता है, ठीक है। अब देखिए 1615 में टॉमस रू भारत आता है, ठीक है। इसने भारत आकर के गुजरात स्थित बड़ौदा, ठीक है, आनंद, गांधीनगर, अहमदाबाद और भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे कि प्रयागराज, आगरा, पटना और अजमेर का भ्रमण किया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ-कहाँ गया था, ये पूछा गया है एक बार, ठीक है। एक बार पूछा है कि मतलब आगरा वगैरह के बारे में पूछा है, आगरा, अजमेर वगैरह के बारे में पूछा है। लेकिन देखिए भारत के इन जगहों पे भ्रमण किया था। कहाँ-कहाँ पे? भड़ौच जाता है, ठीक है, भड़ौच, बड़ौदा जाता है, आनंद, गुजरात में आनंद जो डेयरी है ना यहीं पर है, गांधीनगर जाता है, अहमदाबाद जाता है, ठीक है, ये तो गुजरात के। और भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे भ्रमण करता है प्रयागराज, आगरा, पटना और अजमेर राजस्थान वाला, ठीक है, इतनी जगहों पर वो भ्रमण करता है। कौन? जेम्स प्रथम का जो दूसरा दूत बन करके, राजदूत बन करके आता है टॉमस रू। पहला कौन सा था आपका? कैप्टन हॉकिंस, पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस, दूसरा राजदूत आपका टॉमस रू, ठीक है। आइए करके इसने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की। देखिए ये जहांगीर से कहाँ पे? अजमेर में मुलाकात करता है, ठीक है, शाहजहाँ के समय, ठीक है। इसने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की और शाहजहाँ के समय, ठीक, कंपनी ने बंगाल में एक हरिपुरा, ठीक है, बंगाल में हरिपुरा, हुगली और कासिम बाजार को अपनी कोठी स्थापित कर ली, ठीक है। जहांगीर के समय ये लोग शाहजहाँ के समय हरिपुरा में, हुगली में, कासिम बाजार में, ठीक है, अपनी कोठियाँ स्थापित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों औरंगजेब के साथ क्या कैसा संबंध था उसके बारे में देखिए। औरंगजेब के समय ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में बढ़त देखी गई, ठीक है, इसके समय व्यापार में बढ़त देखी गई। लेकिन वर्ष 1681 ईस्वी में पता चला कि अंग्रेज चुंगी नामक, ठीक है, चुंगी नामक कर को अदा करने के लिए, ठीक है, के लिए खीना व्यापार, ठीक है, क्या करने के लिए एक खीना व्यापार कर रहे थे, ठीक, कर ले रहे थे। करके तत्पश्चात
1688 ईस्वी में औरंगजेब नाराज़ हो जाता है। मतलब ये क्या किए कि जो अंग्रेज थे भारतीयों से व्यापार लेते थे, ठीक है। एक खीना नाम का व्यापार था, ठीक है, उसको कर लेते थे, खीना कर लेते थे। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि समुद्र के रास्ते या अन्य व्यापार करने के लिए, भारतीयों से ही व्यापार करने के लिए, भारतीयों से ही ये सब एक पैसा लेते थे और उसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी करते थे, जिसको पारपत्र आप कहते हैं, को भारत से बाहर करने के लिए आदेश दिया। अब जब अंग्रेज ये औरंगजेब सुना कि हमारे देश में ये सब कैसे कर लगा रहे हैं भाई, ये तो अभी इनको कोई अधिकार है नहीं, कोई इनको राजनीतिक अधिकार नहीं है, फिर भी ये कर लगाने का अधिकार कैसे इनको मिल गया है। तो औरंगजेब कहता है कि इनको पीटो पाटो, ठोक ठठाओ और बाहर करो भारत से, ठीक है। मतलब औरंगजेब ने इनको बाहर करने के लिए आज्ञा पत्र जारी करता है, ठीक है। फलतः औरंगजेब ने के सेनापति कासिम खां, इस बात को याद रखिएगा, औरंगजेब का सेनापति कासिम खान ने अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेजों को जॉन चाइल्ड, उसमें भारत में मतलब इनका जो नेतृत्व कर रहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, जॉन चाइल्ड को पराजित करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब कई जगह पराजित किया, कई युद्धों में। अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। जॉन चाइल्ड को बहुत कुटाई होता है, जॉन चाइल्ड ये सब काफ़ी उत्पात भी मचा देते हैं, हुगली वगैरह में बहुत सारे लूटपाट केंद्र करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं पर भारतीय बस्तियों को लूटना चालू कर देते हैं, इतने हरामखोर और क्रूर थे सभी, ठीक। औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब के भगाने के पश्चात, ठीक है, अंग्रेज फुल्टा द्वीप, एक फुल्टा द्वीप ज्वारग्रस्त, मतलब बराबर यहाँ पे ज्वार आता है, फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण लेते हैं, वहाँ पे जाकर के, ठीक है, वहाँ पे शरण लेते हैं अपने बोरिया बिस्तर लेकर के, जो फुल्टा द्वीप पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्र में, ठीक। अब फिर अंग्रेज से माफ़ी मांगते हैं, औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं, औरंगजेब कहता है कि फिर आओ, ऐसे उत्पात मचाओगे तो फिर पाओगे प्रसाद। बम्बई का इतिहास, ठीक है, बम्बई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बम्बई अंगियार वगैरह के बारे में बात करेगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमार, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, ठीक है। जो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजकुमारी थी कैथरीन मेयो, उनका चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होता है और इसी समय पुर्तगालियों से, ठीक है, बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। 10 वार्षिक पाउंड पे, ठीक है, मात्र 10 पाउंड पे वार्षिक कर दे करके इनको ले लेते हैं सभी करके। वर्ष 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक कर दे करके बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। भाई चार्ल्स द्वितीय यहाँ पे आकर के क्या करेंगे बम्बई को लेकर के ये, ठीक है। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में देते हैं 10 मात्र वार्षिक पाउंड पे, मतलब एक वर्ष का 10 पाउंड। कंपनी और फर्रुखसियर के साथ कुछ संबंध थे करके फर्रुखसियर के समय में 1715 ईस्वी में अंग्रेजों का एक मिशन, ठीक है, जॉन शरमन, ठीक है, अंग्रेजों के समय एक अंग्रेजों का एक मिशन जॉर्ज शरमन के नेतृत्व में भारत आता है, ठीक है। इस समय बादशाह जो को फोड़ा हो गया था, ठीक। फर्रुखसियर एक बहुत मतलब गंभीर फोड़े से पीड़ित था, ठीक है, ठीक है, फोड़ा हो गया था इसको, मतलब असाध्य रोग फोड़ा को आप क्यों कहेंगे भाई करके। इसी मिशन में, ठीक है, इसी मिशन में एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर था, मतलब जो जॉन शरमन आए थे नेतृत्व में, जॉन शरमन अंग्रेज आया था, उसके टीम में एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था, ठीक है। इसी ने बादशाह को फोड़ा ठीक कर दिया, ठीक है, चीरफाड़ किया, उसका फोड़ा ठीक किया, बादशाह खुश हो गया और एक फरमान जारी करता है, ये कौन फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर भी कहा जाता है फर्रुखसियर को। 1717 का जो फरमान क्या था, क्योंकि इस फरमान के द्वारा फर्रुखसियर, ठीक है, मात्र 1000 वार्षिक रुपए दे करके, ठीक है, सूरत नगर को दे दिया, ठीक है। अब देखिए मात्र 10,000 रुपये वार्षिक दे करके सूरत नगर में, जो कि इनका अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। कारण इसी फरमान से मात्र 30,000 रुपये वार्षिक लेकर के बंगाल से अंग्रेजों को मुफ्त अधिकार करने तथा कलकत्ता की भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया। अब देखिए ये क्या करता है, अपने ही पैर पे तो लोग कुल्हाड़ी मार लिए, 10,000 रुपये में सूरत बेच दिए, कभी आप यहाँ पे आफत मचा लो आ करके। फर्रुखसियर उस समय दिल्ली में बैठा था क्योंकि भारत का बादशाह यही था। अब चुतरू जैसा डिसीजन लिया, 10,000 रुपये में सूरत दे दिया और दूसरी तरफ कहा क्या रहा है कि 30,000 रुपये तुम वार्षिक कर दे दो और मुफ्त व्यापार करो भारत में,
पश्चिम बंगाल पूरी क्षेत्र में जब मुफ्त व्यापार करना चालू किए, तो अब भारतीयों से व्यापार कर वसूलना प्रारंभ करते हैं अंग्रेज करके। इसी फरमान से बम्बई, ठीक है, इसी फरमान से बम्बई टकसाल में अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, बम्बई टकसाल में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्के अब भारत में चलने लगे। ठीक है, अब देखिए, अब इनका मन इतना बढ़ गया कि ये अपना सिक्का बम्बई में एक टकसाल स्थापित करते हैं, उस टकसाल में सिक्का बनाते हैं और चलन भारत में हो जाता है। करके इस फरमान के बारे में आर्म्स ने, ठीक है, आर्म्स ने कहा था कि यह अंग्रेजों के लिए एक महान अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा हो गया। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जो एक मैग्ना कार्टा जारी किया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा ही एक आदेश पा करके 1611 ईस्वी में, ठीक है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या संबंध थे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। करके मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, कालांतर में गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने, ठीक है, एक सुनहरा फरमान मतलब गोल्डन, ठीक है, गोल्डन फरमान लिखा है, ठीक है, गोल्डन फरमान लिखा है 1632 ईस्वी दे करके गोलकुंडा बंदरगाह को, अब देखिए गोलकुंडा बंदरगाह की एक और आफत मचाता है, गोलकुंडा बंदरगाह को अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दे देता है। ठीक है, अभी दो तरह से दो भारत में आफत मचाए, अंग्रेजों को बड़ा तो मिल जाता है गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, एक फर्रुख सियर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब अंग्रेजों की किलेबंदी कोठियाँ कौन कौन सी थी। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 30 मिनट का। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो किलेबंदी कोठियाँ थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको PYQ, ठीक है, प्रैक्टिस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चनों का सेट जो कि मॉडर्न इंडिया से, अन्य चैप्टर वगैरह से, ठीक, क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं क्विज के फॉर्म में, तो टेलीग्राम का लिंक है उससे जाके कर सकते हैं।